हेलो बच्चों, आरबीएससी 12th बोर्ड का रिजल्ट आज आ गया है और बच्चों के पास बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं सर कि अभी रिजल्ट आ गया है तो हमें आगे क्या करना है। मतलब ऐसे कई सारे पॉइंट्स, आगे क्या करना है, क्या तैयारी कर सकते हैं, बच्चों का क्या भविष्य है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गांव देहात शहर, ये सब, मतलब इन सब का करियर से क्या लेना देना है। ऐसे कई पॉइंट्स को लेकर जो बच्चों के संशय रहते हैं, पेरेंट्स के भी संशय रहते हैं, बच्चों के लिए आगे क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम फटाफट बहुत काम की बातें करेंगे आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले सर यहीं से आगे बढ़ाते हैं कि रिजल्ट आ गया है तो अब इसमें मल्टीपल स्ट्रीम के बच्चे हैं। बिल्कुल सर। साइंस के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, ह्यूमैनिटीज़ के भी हैं। इसमें से अब क्योंकि हमारा संबंध साइंस के बैकग्राउंड से है तो हम साइंस के बैकग्राउंड को आगे बढ़ाते हैं, उसकी गाइडेंस की बात करेंगे। तो ये बच्चों के लिए हमारे पास जो मेन सबसे पहला क्वेश्चन है कि आगे क्या, 12th बोर्ड पास हो गया, इनमें से अलग अलग लेवल के बच्चे भी हैं। बिल्कुल सर। तो इनके लिए आगे क्या रास्ता है? आज जो रिज़ल्ट आया है इसमें लगभग 9 लाख बच्चे हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया था, और उसमें से लगभग सर 3.5 लाख के आसपास बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साइंस स्ट्रीम थी जिनके पास में, और जिनके पास साइंस स्ट्रीम थी उनके पास अभी 2 चॉइस हैं, या तो वो मेडिकल से होंगे या इंजीनियरिंग से होंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है हमें नीट और जेई के बारे में कुछ बच्चों को गाइड करना चाहिए कि किस तरह से उन्हें नीट और जेई की तरफ प्रिपरेशन में अपने कदम किस तरह से आगे बढ़ाने चाहिए। बिल्कुल। अभी इसमें क्या है कि जैसे अगर हम 12th पास पर नीट और जेई की बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पेरेंट्स का बच्चों का आता है कि क्या 12th पास करके यहाँ पर बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए, नीट जेई के बारे में विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नीट की बात अगर मैं पहले करूं तो नीट की तैयारी में वो बच्चा जिसने अगर पहले भी कभी कोचिंग नहीं करी है और वो 12th ड्रॉप के बाद कोचिंग करने का विचार करता है, तो खासकर अगर हम स्टेट लेवल पर देखें, आरबीएससी के लेवल पर देखें, तो अक्सर सर ज्यादातर बच्चे ऐसे ही हैं जो 12th पास करने के बाद प्रिपरेशन करते हैं। कम ही बच्चे ऐसे हैं जो 11th और 12th के साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, इसमें यह बात जरूर है कि 12th के बाद ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें तैयारी में कितना समय लगेगा, वो जिम्मेदारी हमारी एज टीचर्स बनती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो क्या बच्चा इसको हैंडल करके प्रिपेयर करने के लिए सक्षम हो जाएगा या क्या, कैसे हम इसको हैंडल करेंगे सर? इसमें सर एक ये कि जितने भी आरबीएससी के बच्चे ले लें हम, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गांव से हैं, कस्बों से हैं, वहाँ पर थोड़ा सा अवेयरनेस की अभी भी कमी है। अवेयरनेस ही तो मेन इश्यू है जिसकी वजह से हम ये वीडियो भी बना रहे हैं। बिल्कुल सर। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि जनरली जो बच्चा प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करता है वो 10वीं के बाद में आफ्टर 10th स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल। तो उन्हें थोड़ा सा अवेयर पेरेंट्स की बात अवेयर पेरेंट्स। हाँ, तो उसमें बच्चे के पास में 2 साल का समय मिल जाता है 11th और 12th का, तो उसका बेसिक बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्रिपरेशन या तो करी है या हो सकता है नहीं भी करी हो, क्योंकि ऐसे गांव से या ऐसे कस्बों से बिलोंग करते हैं बच्चे जिनमें अवेयरनेस नहीं है अभी बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि वो अभी जो हमारे स्कूल का लेवल है उसी को सही से टच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो अब वो यदि चाहते हैं कि नीट का एग्ज़ाम या जेई के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी या नहीं करनी है, उसके लिए सर जीवन के किसी न किसी पड़ाव में उन्हें मेहनत तो करनी ही है और समय भी देना पड़ेगा सर। करियर बनाना है तो टाइम इन्वेस्टमेंट तो एक बार तो लगेगा, अच्छे से मजबूती से लगेगा। अच्छा करियर बनाना है तो एक बार टाइम इन्वेस्टमेंट लगेगा, अच्छे से साल का 2 साल का टाइम इन्वेस्टमेंट लगेगा। चीजें अपने इन्वेस्टमेंट पर ही रिटर्न देंगी। ये तो बिना तैयारी के तो एग्जाम का रिजल्ट नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है। अब जैसे हमने अभी बात की ना 12th के बाद तैयारी करने की, सर इसमें एक पॉइंट जो मुझे अभी आया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मुझे। जैसे अभी भी अगर हम देखें तो आज 22 मई है, तो मतलब अभी अगर बच्चा मई में तैयारी स्टार्ट करता है तो अभी देर नहीं है, अभी तो पूरा साल है सर। अगले साल भी तो मई में एग्जाम होगा। बिल्कुल। और देर मतलब होती है जाके जब बच्चा जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में जागता है ना, बिल्कुल, कि अब तैयारी करनी है। क्योंकि अभी तो मेरा 12th का रिजल्ट आया, अभी मैं पहले
टोटल सेलिब्रेट कर लेता हूँ बिल्कुल। और फिर तैयारी बाद में देखूंगा। जी, जी। तब देर होती है, मतलब एक एक दिन एक एक महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे अगर शायद अभी इमीडिएटली अगर तैयारी करेंगे तो इनके लिए ये चीजें एकदम मैनेजेबल है और ये अपनी तैयारी अगली मई तक कंप्लीट कर देंगे। जो बैच हम अगर अभी मई में स्टार्ट करते हैं, बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो बैच अभी हम मई में स्टार्ट करेंगे, मई के एंड में या जून में, इन बैचेस की नीट की प्रिपरेशन की क्लासेस कब खत्म हो जाएंगी, कब ये सेल्फ प्रैक्टिस पर कंप्लीट टेस्टिंग पर आ जाएंगे, मतलब क्या पैटर्न? अभी इसमें ऐसा है कि जो भी बैचेस अभी जो स्टार्ट हो रहे हैं, अभी मतलब मई में जो स्टार्ट हो रहे हैं, वो सिलेबस हम कंप्लीट कराते थे लगभग 30 जनवरी के आसपास। मैक्सिमम अगर गया अभी तो एक हफ्ता फरवरी का मैक्सिमम मान लीजिए। हाँ। और उसके बाद में बच्चे के पास सफिशिएंट समय रहता है, पूरा फरवरी रहता है, मार्च रहता है, अप्रैल रहता है, जिसमें उनकी टेस्ट सीरीज चालू हो जाती है। और इतने टेस्ट होते हैं कि बच्चा जब नीट एग्ज़ाम देने जा रहा है तब उसे ये महसूस नहीं होता है कि मैं कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। उसको लगता है कि मैं रूटीन एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल। जो बच्चे हमारे रेगुलर उन टेस्ट में अपीयर होते हैं, जेन्युइनली इतने टेस्ट उनके हो जाते हैं कि उनको तो यही लगने लगता होगा कि जिंदगी में इतने टेस्ट दे लिए, इस टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं बचा है। बिल्कुल सर। वो उनके लिए टेस्ट बहुत ही आसान चीज हो जाएगी। इसमें भी सर एक ये कि इन जनरल जो हम बात करें कि टॉपर्स बच्चों की तो सभी बात करते हैं, आप थोड़ा सा उन बच्चों के लिए गाइड करिए कि जो एवरेज बच्चा है या बिलो एवरेज बच्चा है उसे किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। ये अपने आप में ना बहुत इम्पोर्टेंट कहूँ कि एक मतलब इमोशनल पॉइंट बोलूँ, ये मासेस को रिलेट भी करता है और बच्चे के लिए सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। ऊपर की कुछ एक लेयर जिसमें बहुत अच्छे टॉप परफॉर्मर्स हैं, उनके लिए दुनिया में बहुत सारी बात आपको मिल जाएगी, गाइडेंस भी मिल जाएगा, लोग बधाइयाँ देने वाले भी मिल जाएंगे। नो डाउट जिन्होंने अच्छा किया है हमारी तरफ से भी उनको शुभकामनाएं, बहुत सारी, ढेर सारी बधाइयाँ। लेकिन उन बच्चों के लिए भी हमें केयर करनी है जो शायद अगर उस रेंज में नहीं है, लेकिन क्या वो बच्चे भी जो आज उन्होंने 12th बोर्ड में एवरेज परफॉर्म किया है, वो कोई टॉप परफॉर्मर नहीं है, क्या उनका भी एक बेहतरीन करियर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। मार्कशीट आपकी चाहे 10th की हो, 12th की हो, ये आपकी पर्सनैलिटी और आपकी मेहनत से बड़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अल्टीमेटली आप रोज जो जोड़ेंगे, अगर आप अच्छे टीचर्स के संपर्क में एक साल रहेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, तो वो तैयारी होगी कि एग्जाम चाहे नीट का हो, जेई का हो, आप कोई भी एग्जाम बीट करने की एबिलिटी रखते हैं। हाँ, एक साल मैंने बोला अच्छे टीचर्स के साथ गुड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में और क्लास में बैठकर पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि साल भर से बस ऐसे नाम को कोई फोन में पढ़ाई चल रही है। ऐसा सर प्रैक्टिकली होता नहीं है। मतलब कई बार हम पेरेंट्स को और बच्चों को समझाते हैं, लेकिन हो सकता है वो इन चीज़ों को कई बार रिलेट नहीं कर पाते हैं। उसका कारण भी है कि वही वापस आ जाता है कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। सर जब शुरुआत करते हैं ना तो तब चीज़ें बहुत हल्की लगती हैं, बिल्कुल, या मतलब बात हल्की लगती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उसका महत्व समझ में आता है। हम ये चाहेंगे कि आज जब शुरुआत करो तभी बात का पूरा वजन पहचानो, और उस बात का पूरा वजन है एक अच्छी तैयारी का मतलब है 10-11 महीने अच्छे टीचर्स के बीच में रेगुलर क्लास, रेगुलर डाउट सॉल्विंग, कंप्लीट डेडिकेटेड ऑफलाइन सिस्टम जो आपकी हर तरह की समस्या को दूर करे, रेगुलर टेस्ट करे, टेस्ट अनमैच्ड हो, क्वालिटी अच्छी हो, और उन टेस्टिंग का लेवल वैसा हो जैसा एक्चुअल एग्जाम में टेस्ट में आ रहा है। बिल्कुल सर। और इसमें सर ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ में तो ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है कि एक तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। हाँ, ये वाला प्लस पॉइंट है कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा अपने आप में खुद सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। लेकिन एक खतरा भी है, खतरा है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे में हिचकिचाहट बहुत है, अपनी बात कहता नहीं है। सर अब वो उसके लिए या तो भाई साल भर में बच्चा सीख ले। मैं तो बोलूंगा बच्चे से ये एक्सपेक्ट करना कि साल भर में, महीने में, 2 महीने में, क्योंकि उसके पास साल भर थोड़ी है, उसको तो साल भर में सब्जेक्ट भी सीखना है पूरा। तो बच्चे पर पूरी सीखने की जिम्मेदारी कि बच्चा थोड़ी अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी बदल देगा साल भर में। ये तो सिस्टम के ऊपर है कि आगे बढ़कर बच्चे की प्रॉब्लम को
सॉल्व Solve किया करें। जाए। सर जैसे हम लोग यहाँ पर एक अपना बेटा फाइल चलाते हैं। अब चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों के लिए ही हम एक ही फाइल का नाम रखते हैं, अपना बेटा। तो जेंडर न्यूट्रल है मतलब वो। बिल्कुल सर, उस अपना बेटा फाइल में जो क्लास के टीचर्स हैं, बच्चा भले ही उसका नेचर कैसा भी है कि वो आकर के कुछ बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन टीचर खुद आगे रह करके उससे रेगुलरली मिलते हैं, उससे बात करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा क्लास के बाद मिलने के लिए नहीं रुकता है, तो उसे फ़ोन करते हैं, उसके पेरेंट्स से फ़ोन करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस डिस्कशन करते हैं, और जो भी गाइडेंस की ज़रूरत होती है बिल्कुल। उसको बुला बुला करके, बैठा बैठा करके उसकी गाइडेंस देते हैं। पेरेंट्स को अवेयर करते हैं कि बच्चे के लिए इस तरह से थोड़ा सा प्रयास कीजिए, ताकि और प्रत्येक बच्चे से संबंधित जो भी नोटिंग्स होती हैं वो उस फाइल में लिखी जाती हैं। कभी भी चाहे तो पेरेंट्स देख सकते हैं कि मेरे बच्चे से कब बात हुई है, क्या बात हुई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे को, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कब रिजॉल्व हुई है। रिजॉल्व होगी, पक्का रिजॉल्व होगी। रिजोल्व होने के साथ जैसे ही पेरेंट्स या बच्चा कोई भी अपनी प्रॉब्लम बताता है, उसको तुरंत नोट डाउन किया जाता है, और उसके साथ में उसका क्या सॉल्यूशन दिया गया या सजेशन दिया गया, वो भी उस फाइल के अंदर मेंशन होता है। तो बच्चा चाहे पेरेंट्स जब भी सिस्टम में आते हैं, और वो यदि चाहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ उस बच्चे की फाइल, तो एक बार जो भी उनके क्लास टीचर हैं उनसे डिमांड करें, वो अपने आप दिखाएंगे कि किस किस दिन बात हुई है बच्चों के साथ में। हिंदी मीडियम की बात इसलिए भी आई कि आरबीएससी में हिंदी मीडियम के बहुत सारे बच्चे हैं, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हिंदी मीडियम के बच्चे के मन में चलता है, बहुत सारी जगह कोचिंग्स में एक बहुत खराब प्रैक्टिस बोलूँगा मैं तो ये चलती है कि लोग इंग्लिश मीडियम के बैचेस के टीचर अलग रखते हैं और हिंदी मीडियम के बैचेस के टीचर अलग रखते हैं। बिल्कुल। इससे कई बार क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है, जबकि आकाश में जो टीचर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं वही टीचर्स हिंदी मीडियम के बैचेस में भी पढ़ा रहे हैं। तो क्वालिटी मेंटेन रखना, और इसका इम्पैक्ट कहाँ दिखता है, और रिजल्ट पे दिखता है। हमारे टॉप परफॉर्मर बच्चे चाहे नीट को लेकर हो, टॉप के मेडिकल कॉलेजेस में हो, चाहे एम्स की बात कर लें आप, मौलाना आजाद की बात कर लें, या लेडी हार्डिंग की बात कर लें, वहाँ से लेकर और आईआईटीज तक में दोनों जगह पर हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। और सर साल दर साल हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का रिजल्ट नहीं है, वो मतलब टॉप परफॉर्मर में तो है ही हैं, लेकिन जो बल्क रिजल्ट की बात करें, क्योंकि जैसा आपने अभी स्टार्टिंग में कहा कि हिंदी मीडियम का बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनती होता है और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। हाँ, और बिल्कुल है। उनको मतलब कहने की ज़रूरत होती है कि आपको ये करके लाना है, मतलब टीचर की गाइडेंस का पूरा पालन करते हैं। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ भले ही उनका बेस कैसा भी हो, थोड़ी शाबाशी क्लास में मिल जाए तो खुश कितने होते हैं। बिल्कुल, तो उनका बेस कितना भी हो, एवरेज हो, बिलो एवरेज, जो हम अभी बात जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी, लेकिन आज की परफॉर्मेंस देख करके हम ये नहीं कह सकते कि कल नहीं कर पाएगा बच्चा। तो जैसे जैसे टीचर का गाइडेंस फॉलो करता जाता है, वो इतना मेहनती होता है कि धीरे धीरे जैसे हीरा निखरता जाता है, उस तरह से उसकी चमक बढ़ती चली जाती है। ये तो सर बात हो गई मीडियम की। बिल्कुल। जो हम बात कर रहे थे, जहां से बात आपने कनेक्ट करी थी, एवरेज परफॉर्मर। जी बिल्कुल। सपोज किसी बच्चे की परफॉर्मेंस बोर्ड में, 12th बोर्ड में अगर आज 65% आई है, 70% आई है, तो ये बच्चा अपने आप को कहीं तुलना कर रहा होगा 90% वाले से। बिल्कुल सर। ये तुलना करना, इसकी वजह से खराब महसूस करना, और इसका बच्चे के करियर बनने से ये कितना संबंध है। हम अगर एज ए टीचर बात करें, इतने लंबे समय में हमने भी इतने बच्चों को देखा है। सर बोर्ड के जो परसेंटेज जिसके हम अभी बात कर रहे हैं कि एवरेज है या ज़्यादा हैं, वो एक सिर्फ इसी के बारे में बता रहा है कि बच्चे के बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं और बच्चा कितना डिसिप्लिन्ड है। लेकिन वापस वही आ जाती है कि जो बच्चा आज बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाया, लेकिन वही कि डिसिप्लिन के साथ यदि 1 साल दे देता है समय, मेडिकल के लिए दे दे, चाहे जेई के लिए दे दे, और गाइडेंस का बहुत अच्छी तरह से यदि पूरी तरह से पालन करता जाता है, तो वापस वही है कि जहाँ टॉपर है वहाँ तक अपने आप ही पहुँच जाता है। लेकिन उसके अंदर भी है कि सर समय तो देना ही पड़ेगा। इनफैक्ट सर हमने कई बार उल्टा होते हुए देखा है। ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार टॉपर गलती कर जाते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी 12th की परसेंटेज एवरेज थी, वो परफॉर्म कर जाते हैं। हाँ, परसेंटेज को लेकर आईआईटीज के मामले में एक बैरियर आएगा
75%। 75% वाला, लेकिन वो जो बैरियर है उसके बावजूद भी और भी दूसरे रास्ते हैं, इंजीनियरिंग में भी, जेई में भी दूसरे रास्ते हैं, ठीक है, वो बैरियर जेई एडवांस के लिए अपनी जगह आता है। बिल्कुल। तो लेकिन बच्चा तब भी अपना अच्छा करियर बना सकता है। अब मैटर हुआ कि क्या यहां बच्चे को 12th पास करके ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। सामान्य भाषा में कई जगह पेरेंट्स भी डरते हैं, बच्चे भी डरते हैं। हमने इतने वर्षों में देखा है, यदि कुछ समय लगाकर अच्छा करियर बनता है, बिल्कुल। कॉलेज निकलता है, तो वो उस एक ईयर की तुलना में कहीं बेटर है। सर, अपने पिछले साल के बैच में ही 2023-24 वाले में जी। बच्ची थी RM17 में, जिसका पेरेंट्स ने नर्सिंग में एडमिशन करा दिया था ओके। और फाइनल हो गया था, लेकिन उस बच्ची का मन नहीं था करने का। कॉलेज से वापस आ गए, फिर उसको तैयारी कराई और वो आज MBBS कर रही है। यही है सर, मतलब बच्चे में नर्सिंग में और MBBS में गैप तो है। अब उस गैप को भरने के लिए उसको साल भर तो लगा, लेकिन वो साल भर क्या सच में काम आया? अरे बहुत बिल्कुल अच्छी काम तरीके से काम आया। वो साल भर उसका जीवन बना दिया उस साल भर ने। आप इसे इस तरह से मतलब हम पेरेंट्स को और बच्चों को भी समझा सकते हैं, जैसा अभी हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि यदि सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए जीवन में, तो हमें मेहनत तो करनी ही होगी और समय भी देना होगा। तो अभी जो समय है, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जीवन के किसी न किसी पड़ाव में यदि हमें समय देना ही है तो फिर आज ही क्यों न दिया जाए, क्योंकि इसी एज के अंदर एनर्जी का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। सबसे बेस्ट होता है, सबसे और बेस्ट होता है। यदि उस एनर्जी को बहुत अच्छी तरह से सर चैनलाइज कर दिया जाए, एक सही डायरेक्शन दे दिया जाए, तो बच्चे में एनर्जी है, हमने एज ए टीचर उसको चैनलाइज कर दिया बहुत अच्छी तरह से, तो ठीक 1 साल बाद में उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छी तरह से आते हैं। मैं एक थोड़ा अलग सा पॉइंट लूंगा सर। जी। सामान्य अंडरस्टैंडिंग में कई बार हम ऐसा देखते हैं कि बच्चे ने स्कूलिंग तो कर ली, कोचिंग को कई लोग एक अलग नज़र से देखते हैं कि आखिर कोचिंग की नीड क्यों है। कोचिंग ने बच्चों का बिगाड़ा कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे बच्चों का भविष्य बनाया है जो शायद अपनी 12th की परफॉर्मेंस के बेसिस पर कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे थे। उनको जो अभी आपने पाथ की और गाइडेंस की, बिल्कुल। साल भर की 2 साल की मेहनत की बात करी है, वो रास्ता तैयार करके उनके जीवन बनाए हैं। मतलब यदि समय पर सही कोचिंग मिल जाए तो बच्चे का जीवन बनाने की एबिलिटी है। और इस मामले में राजस्थान को तो मैं धनी मानता हूँ। बिल्कुल सर, यहाँ पर कोचिंग ही कोचिंग है। कोचिंग का मतलब खूब अच्छा एनवायरनमेंट है, Environment। अच्छा एनवायरनमेंट है। तो और अगर इसका भी फायदा उठाकर अपना भविष्य नहीं बनाया तो इसका मतलब फिर सही गाइडेंस या पाथ का, इसका मतलब सही समय पर उपयोग नहीं किया गया। सर एनवायरनमेंट का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जहाँ पर एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है, उसके आसपास के एरिया के अंदर सब बच्चे हैं वो सभी तैयारी कर रहे हैं, और जब बच्चा सुबह उठता है तब भी देख रहा है कि सब कोचिंग जाने के लिए निकल गए हैं, दिन में देखता है तब भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चारों तरफ पढ़ने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मतलब जब फ्लो बह रहा है उसके साथ साथ में यदि वो बहता चला जाता है तब भी वो अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाता है। ये एनवायरनमेंट का, सिटी के एनवायरनमेंट का डिफरेंस आता है, बताइए। और वो अपने चारों तरफ का कंपटीशन बच्चे को लिफ्ट कर लेता है, बिल्कुल। और वो एक दिन वो लिफ्टिंग काम आती है, वो भविष्य बनाने के काम आती है। तो हमारी तरफ से तो पेरेंट्स और बच्चों को यही सजेशन है, 12th के बोर्ड के रिजल्ट्स जो भी आज RBC के आए हैं, तो हमारा सजेशन ये है कि यदि आप नीट और जेई के लिए प्रयास करना चाह रहे हैं तो आपको समय देना चाहिए, और समय देने के साथ साथ हमारा एक गाइडेंस ये है कि एक प्रॉपर मेंटर की उपस्थिति में ही आप अपने बच्चे को छोड़ें, और तैयारी जो आपको करनी है, मेंटर जिन्हें हम दूसरी भाषा में कोच भी कह सकते हैं, उन्हीं की उपस्थिति के अंदर या उन्हीं की निगरानी में ही कोचिंग करेंगे, तभी बच्चे के अंदर आउटपुट बहुत अच्छी तरह से हमें दिखाई देगा। निर्णय लेने में संकोच बड़ा हिस्सा होता है। हम लोगों के बातचीत करने, हम लोगों के कोई भी गाइडेंस देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जहाँ जहाँ पर बच्चे या पेरेंट्स गाइडेंस की कमी में या संकोच के कारण कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं,
या ये नहीं जान पा रहे हैं कि आगे मेरे बच्चे का भविष्य कैसा है। यदि किसी भी बच्चे ने बायो से 12th पास करी है, वो नीट के लिए प्रिपेयर करने के लिए पूरी तरीके से योग्य है। बच्चे ने मैथ से अगर 12th पास करी है, वो जेई की प्रिपरेशन के लिए एलिजिबल है, उसके लिए योग्यता रखता है, और निश्चित रूप से उस योग्यता का पूरा दोहन करके देखने की आवश्यकता तो है। क्योंकि बाकी जो सामान्य दूसरे फील्ड है, अगर किसी बच्चे ने सामान्य बीएससी कर भी ली है तो उसके बाद आगे किसी ना किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाकर समय लगेगा, वापस कहीं समय तो लगेगा। बिल्कुल वही है। और अगर हम समय अभी लगा लेंगे तो मे भी शायद आगे की गाड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि हम प्रोफेशनल डिग्री लेकर बैठेंगे। वही एमबीबीएस या एक अच्छे कॉलेज के इंजीनियर की डिग्री लेकर अगर बच्चा बैठता है तो आगे उसको चाहे गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो या कोई भी दूसरे जॉब के एग्जाम्स हो, उन सब में एक उसके ऊपर एज तो है ही, उसका पड़ला तो भारी है ही। बिल्कुल। और मतलब इस निर्णय को लेने में आपको समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आज सही समय पर निर्णय यदि ले लिया जाए तो बच्चे के पास में एक पर्याप्त समय होगा तैयारी करने के लिए, वो चाहे नीट के लिए हो चाहे जेई के लिए, क्योंकि जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी के अंदर ही देना है उनको। बिल्कुल, जेई के लिए तो ये और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस 12th पास वालों का पावर स्टेप का जल्दी खत्म कराना होता है। जनवरी में ही फर्स्ट उनका अटेम्प्ट आ जाता है, तो वो तो इमीडिएट चाहिए, एकदम तुरंत। और जैसा कि हमने कहा, आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर हम लोग दे पाए होंगे। हमने पूरी तरह से अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि जहाँ पर अभी फ़िलहाल बच्चों को गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, वो हम आपकी बातों को या आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाए होंगे। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि मेडिकल या जेई से रिलेटेड आपको और कुछ जानकारी चाहिए या और किसी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर जो आपको नीचे नंबर दिए गए हैं उस पर आप एक बार कॉल करके आप बात कर सकते हैं। करियर के रिगार्डिंग जो भी आप गाइडेंस चाहते हैं, हमारी एक टीम है पर्टिकुलर, वो टीम आपको प्रॉपर तरीके से पूरी तरह से जो भी आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से यहाँ से दिया जाएगा। एक पॉइंट इन 12th पास वाले बच्चों के पास आ रहा होगा, और वो पॉइंट क्या होगा, इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस बार भी नीट का या जेई का एग्जाम दिया होगा। बिल्कुल। खासकर अगर मैं अगेन वापस पहले नीट के बारे में बात करूं तो इस बार एग्जाम का स्तर डिफिकल्ट था। कई बच्चे डर भी गए होंगे कि क्या हम इस एग्जाम को बीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो एग्जाम अगर टफ होगा तो सबके लिए होगा, इससे सिलेक्शन पर कोई डिफरेंस नहीं आता, इससे मेरिट पर थोड़ी डिफरेंस आता है। आपका रैंक थोड़ी चेंज हो जाएगा, हाँ आपका स्कोर चेंज होगा। अगर कोई बच्चा पहले 720 ला रहा था, अगर वो आज 675 ला रहा है, वो पहले भी रैंक 1 था, वो आज भी रैंक 1 है। अगर पहले किसी बच्चे का 640 पर एमबीबीएस में एडमिशन हो रहा था और आज अगर उसको 540 पर एमबीबीएस में एडमिशन मिल रहा है, तो एडमिशन 640 पर मिले कि 540 पर मिले, हमको 640 और 540 से कोई लेना देना थोड़ा ही है। हमको तो इस बात से मतलब है कि हमको कॉलेज मिला कि नहीं मिला। तो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल, उससे बिल्कुल नहीं डरना है। अच्छे कोच सेलेक्ट करने हैं, अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि किसी भी लेवल का डिफिकल्टी लेवल का एग्जाम आ जाए, आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो उस डिफिकल्टी लेवल के लिए। यही बदलाव जो अभी नीट में देखने के लिए मिले, इस बार जेई में इतने नहीं थे, क्या पता आगे जाकर जेई में कुछ और बदलाव देखने के लिए मिले। इस बार समय कम हुआ, 20 मिनट कम हो गए, पेपर का लेवल बढ़ गया, बच्चे पेपर पूरा नहीं कर पाए। ये लर्निंग आएगी, आगे और आएगी। मतलब अभी आपने अगर इसको 12th के साथ साथ एग्जाम दिया है तो रत्ती भर हतोत्साहित होने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। बेहतर प्रिपेयर करें, शो अ स्ट्रॉन्गर कमबैक विद अ गुड गाइडिंग टीम, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आपको, और निश्चित रूप पर से आप सक्सेस तो पाओगे ही पाओगे। अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने गांव का नाम रोशन करोगे। थैंक यू।